आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। और आज हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जीएस का मॉडल पेपर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सेशन हमारा लाइव हो चुका है, आप लोग सेशन से जल्दी जुड़िए। आज के इस सेशन में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप लोग जल्दी से सेशन से जुड़िए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अंजलि जी, यूफोरिक गर्ल, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन में जुड़िए। आरती जी, हाँ कल क्लास नहीं हुई थी इवनिंग वाली, थोड़ी सी जो है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। आप लोग जल्दी से आइए, कल तबीयत ख़राब होने की वजह से सेशन नहीं हो पाया रात में। चलिए हम ये वाला सेशन में जुड़ेंगे सारे लोग। पहला प्रश्न लेते हैं आज का, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। देखिए आज का पहला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आज का सभी लोग, सवाल नंबर फर्स्ट, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यायन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर, पहला सवाल देखेंगे, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यायन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है। देखो तो ऐसे क्षेत्र जहां से मछली सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं या मछली सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ऐसे क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, बताइए। जहां सबसे ज़्यादा मछलियां मिलती हैं वो क्षेत्र कौन से होते हैं, इसको बताएं। पहले प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, चलिए भाई पहले प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी लोग। नंबर 1 डाल करके कीजिए, 1 का ए 1 का बी, जो भी करना है आप नंबर मेंशन कर दीजिएगा। पहले सवाल को यदि हम बात करें तो देखो मत्स्यायन क्षेत्र वहाँ पर होंगे महासागरों के अंदर जहाँ पर ठंडी जो हमारी करंट होती हैं, ठीक है, कोल्ड करंट मिलती हैं एक तरीके से, जो कोल्ड ओशियनिक करंट होती हैं और हॉट ओशियनिक करंट जो होती हैं जहाँ पर एक जगह पर मिल जाती हैं, वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जाता है मछली क्षेत्र के लिए। तो वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट्स मीट, तो यहाँ पर जो है उष्ण और शीत सागरीय जलधाराएं, ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ पर मिल जाएंगी, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि वहीं पर मत्स्यायन क्षेत्र बन जाएगा। सवाल नंबर 2, तो ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यायन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। यहाँ पर 2 जलधाराएं मिलती हैं, इसको बताना है आपको, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के पश्चिमी तट पर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के पश्चिमी तट पर स्थित है ये ऐसी बैंक। यहाँ पर क्या मिलती हैं, मत्स्यायन या मछलियाँ मिलती हैं काफ़ी। तो यहाँ पर 2 जलधाराएं मिलती हैं, उन जलधाराओं के नाम यदि हम बात करें कौन कौन सी हैं, तो एक तो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, तो ये भी प्रश्न अलग से पूछ लेता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये, तो ये है गर्म जलधारा। और ठंडी जलधारा एक और आकर के मिल जाती है इसमें, ये है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये है ठंडी जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा एक जगह मिलती हैं, और ये कौन सी जगह है, डॉगर बैंक, डॉगर बैंक पर आकर के ये जलधाराएं मिल जाती हैं, और यहीं पर मछलियाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है मिलती हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए मत्स्यायन जो उत्पादन केंद्र है उनका विकास यहाँ पर हुआ है। तो संसार के सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मत्स्यायन क्षेत्र मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे जहाँ पर 2 जलधाराएं आपस में मिल रही होंगी, ठंडी और गर्म वाली। तो डॉगर बैंक जो है ये ऐसा ही क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम का। आगे चलेंगे, इसमें एक और है, जैसे ये ग्रैंड बैंक्स जो है ये कहाँ पर है, ग्रैंड बैंक्स की अगर हम बात करें ये अमेरिका में है। ये भी ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ से मछलियाँ उत्पादन या मछलियों को ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाता है। अगला देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी CIP कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र या अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर कहाँ पर है, इसको बताएं सभी लोग। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। इसको देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। तीसरे नंबर पर आ गए, थर्ड नंबर का उत्तर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर कीजिए सभी लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू की राजधानी लीमा में है। पेरू की राजधानी लीमा में है, ये पेरू की राजधानी लीमा में है। अगर आपसे हमारे देश का पूछे, भारत का पूछे, तो क्या उत्तर देंगे? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, अब ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय। अब हमारा राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, इसका उत्तर बताएं। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भारत का, ये हमारे देश का कहाँ पर है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, इसको भी बताएं। तो ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल में, शिमला में, ये शिमला हिमाचल में है, शिमला हिमाचल में। तो दोनों याद रखेंगे आप, ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे, दोनों ही याद रखना है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए सभी लोग। शिमला बिल्कुल सही बताया है, शौर्य टैलेंट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो आपके एलटी में जो जीएस वाला सेक्शन है, उसमें सिलेबस में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कृषि आदि सिलेबस में मेंशन है। तो कृषि से संबंधित आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डाले हैं यहाँ पर, तो इनको देखते हैं हम लोग। मिश्रित खेती का एग्जाम्पल बताइए, ये क्या होती है मिश्रित खेती? मिश्रित खेती की क्या विशेषता होती है? मिक्स्ड फार्मिंग की क्या विशेषता है? जल्दी से बताएं, मिक्स्ड फार्मिंग की क्या विशेषता होगी? प्रश्न नंबर 4 पर आए सभी लोग। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को देखें जल्दी से। भाई सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसको अभी तक नहीं किया है। 4 का बी कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना। देखो, जब कभी भी हम, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के साथ में पशुपालन भी करते हैं। जब हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन की क्रिया भी करते हैं, तो यही कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, यही कहलाती है मिश्रित कृषि। ध्यान रहेगा, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता ये रहती है कि इसमें पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ किए जाते हैं, फसल उत्पादन आदि। दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में कृषक जनसंख्या का अधिकतम संकीर्णन पाया जाता है? जो दक्षिण पूर्व एशिया है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में कृषक जनसंख्या, जो किसानों की पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करती है? वो इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर इतनी जनसंख्या पाने की वजह क्या है, इसको बताएंगे। दक्षिण में और दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी एशिया के दक्षिणी हिस्से में, उन क्षेत्रों में कृषकों की या किसानों की जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, तो जहाँ पर ऐसे इन क्षेत्रों में पता क्या होता है, यहाँ पर अनाज की खेती का प्रचलन है। यहाँ पर क्या है? अनाज की खेती का यहाँ पर प्रचलन है। यहाँ पर क्या है? अनाज की खेती का प्रचलन है, इस वजह से। तो यहाँ पर सघन निर्वाह कृषि, अर्थात सघन निर्वाह कृषि को हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो सघन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। यहाँ पर अनाज की खेती का प्रचलन है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है, तो यहाँ कृषि का काफ़ी आधार जो है वो यही है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित है? कौन से युग्म यहाँ पर सही रूप में सुमेलित हैं, इसको आप जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर कुछ फसलें दी गई हैं, एक तो खाद्य फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, रोपड़ फसलें हैं। तो खाद्यान्न फसलों में अगर आप देखेंगे तो चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल आदि आ जाएंगी, ठीक है। चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल, ये खाद्यान्न फसलों में आएंगे। तो इसमें देखो, अगर इसमें, तो ये रागी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, रागी इसमें नहीं आएगा। आगे चलें, नकदी फसलों में अगर आप देखेंगे तो उसमें पटसन, तंबाकू, गन्ना, तिलहन आदि आएगा। तो इसमें देखो, नकदी फसलों में तो एक हमारा मैच हो रहा है ये पटसन से, ठीक है। दूसरा, रोपड़ कृषि प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाएंगी आपकी चाय, कॉफ़ी, रबड़ और नारियल। चाय, कॉफ़ी, रबड़ और नारियल, ये आखिरी के 2 वाले मैच हैं हमारे, आखिरी के 2 यहाँ पर मैच है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगला देखिए सभी लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को सारे लोग लाइक कर देंगे, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा।
सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही समय में एक, दो या दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति को हम क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो स्वर्णिम त्रिभुज है वो विश्व में किस लिए जाना जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज किस लिए जाना जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज किस लिए जाना जाता है, इसको बताएं। तो स्वर्णिम त्रिभुज की यदि हम बात करें, ये अफीम के उत्पादन का क्षेत्र है और इसमें 3 देश शामिल हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इसमें आपसे ये भी पूछता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो स्वर्णिम त्रिभुज में ये 3 देशों को मिलाकर के कहा जाता है, इनके क्षेत्रों को। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में अफीम की खेती ज़्यादा होती है, इन तीनों को मिलाकर के। तो ये पूरी बेल्ट अफीम प्रोडक्शन की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफीम उत्पादन के लिए ये फेमस है, अफीम उत्पादन। विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती या कृषि के लिए फेमस है, इसको बताएं। किस प्रकार की खेती के लिए फेमस है? अगले सवाल पर आ जाएंगे जल्दी से। विषुवत रेखीय प्रदेश, उच्च भूमि, तो विषुवत रेखीय जो हमारी चलिए इसको बताएं, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए, कृषि के लिए फेमस है? तो यहाँ पर जो प्लांटेशन है, ठीक है, प्लांटेशन या बागानी कृषि यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, बागानी कृषि में आप जानते हैं कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। बागानी कृषि में अभी हमने देखा है रबड़ है, चाय है, रबड़ है, चाय हो जाएगी, कॉफ़ी हो जाएंगी, कॉफ़ी, इसके अलावा कोको, इसके अलावा और क्या है इसमें, केला, ये सब बागानी कृषि है। अगला देखेंगे, इस समय तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? देखिए तंबाकू उत्पादन में अगर आप देखोगे तो विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? जो तंबाकू उत्पादन है उसमें सबसे या सर्वोच्च स्थान पर कौन है तंबाकू उत्पादन में, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 पर आ गए आप लोग, अभी 7 का ही उत्तर करें, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। अखिल जी बहुत बढ़िया, अखिल जी का उत्तर ठीक है, चाइना तंबाकू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन में सर्वोच्च, बताइए। केसर उत्पादक देश बताइए, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पर होता है? ठीक है, सैफरन का सबसे जो ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? सैफरन का सबसे ज़्यादा या केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान है। उत्तर इसका डी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इसका सही उत्तर ईरान है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। लादांग, इसको देखिए, लादांग जो है ये किससे संबंधित है? लादांग जो टर्म है ये किससे संबंधित है? लादांग टर्म किससे संबंधित है? लादांग किससे संबंधित है? अगला सवाल देखें जल्दी से कीजिए इस प्रश्न को, सभी बताइए। लादांग का मतलब देखो, जैसे हमारे यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने नाम सुना होगा, झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको झूम खेती भी कहते हैं हम, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अभी इसका अगर आप देखेंगे मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को, हमारे देश में तो यहाँ झूम खेती कहते हैं इसको, लेकिन मलेशिया में इसका नाम है लादांग। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मलेशिया में क्या बोलते हैं? लादांग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मलेशिया में क्या बोलते हैं? लादांग। इसमें वृक्षों को और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और उस खाली भूभाग पर क्या करते हैं, जो जलाने के बाद में भूमि बच जाती है, ठीक है, उस भूभाग की उर्वरता एक तरीके से क्षीण हो जाती है और इसी प्रकार नई प्रक्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनाया जाता है। अब देखो हमारे देश में उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम खेती कहते हैं। ठीक है, केरल के पश्चिमी घाट में होती है ये, तो उसको कुमारी कहते हैं। ऐसे अलग अलग नामों से जानी जाती है। अगला देखेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि जो है, भूमध्य सागरीय कृषि में
उत्पादन बताना है आपको क्या क्या होता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पादन आपको बताना है कि इसमें किस किस चीज़ का उत्पादन है। भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पादन आपको बताना है। भूमध्य सागरीय कृषि में जल्दी से उत्पादन बताइए, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग इसका उत्तर करें। देखिए भूमध्य सागर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में क्या क्या है, तो भूमध्य सागर की जलवायु थोड़ी विशिष्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, ठंड में बारिश होती है यहाँ पर, और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो एक तरीके से ड्राई होती है। तो इस प्रकार की जलवायु, सबसे बड़ा क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु को आपको भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कृषि देखोगे तो यहाँ पर कई सारे फसलें हैं, जैसे अंगूर है, संतरा है, अंजीर है, जैतून है, ये सब मिलते हैं यहाँ पर। तो इसका बी हो जाएगा। अंगूर, जैतून, संतरे, अंजीर की कृषि के लिए फेमस है ये वाला क्षेत्र। विश्व के प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व के प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, नेचुरल रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, बताइए, नेचुरल रबर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपकी नज़र में कौन सा देश है? जल्दी से बताएं इसको, इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। 14 पर आ जाएगा थाईलैंड। 14 पर आ जाएगा थाईलैंड। तो विश्व की कृषि ली है हमने और भारत की कृषि पर फोकस कर रहे हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? हमने देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में, हमने आपसे अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की एक्टिविटी या 3 प्रकार के उत्पादन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको बताया था। ये है कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो अदृश्य निर्यात का क्या मतलब है? सेवा क्षेत्र में आप जानते हैं जो इसमें जो चीज़ें होती हैं, उत्पादन होता है, उसमें वो दिखाई नहीं देती हैं, अमूर्त किस्म की होती हैं या अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बैंकिंग है, तो इसको देख सकते हो क्या? नहीं, ये सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें सेवाओं का निर्यात होता है, इसमें सेवाओं का निर्यात होता है, ध्यान रहेगा। तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछा हुआ था, यूपीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ था इस प्रश्न को, ठीक है। यूपीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था। सवाल नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगला देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश कैसा होता जाता है? यानी तीनों सेक्टर्स अर्थव्यवस्था के जो अभी हमने देखे हैं, जैसे जैसे विकास होगा तो तीनों क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर तो तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा है, यानी सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, आप अलग से हम बताएंगे आपको। उद्योग क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, जल्दी बताइए। अगर आपसे ये पूछेगा तो इसका क्या उत्तर करोगे? प्रश्न नंबर है 16, आप लोग 14 पर हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लैग लग रहा है मुझे, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। आगे आइए जल्दी से। हाँ, शायद लेट मिल रहा है आपको मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस हैं। तो देखो, अर्थव्यवस्था में जब विकास के साथ साथ जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है? व्यापार की क्रियाएं बढ़ती हैं, परिवहन की क्रियाएं बढ़ती हैं, संचार की क्रियाएं बढ़ती हैं, बैंकिंग सेवाएं बढ़ती हैं, बीमा, नागरिक उड्डयन, ट्रेडिंग, ये सारी सेवाएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तृतीय क्षेत्र का अंश, जब भी विकास होगा किसी अर्थव्यवस्था में, तो ये सारे क्षेत्र क्या होंगे? मतलब तीसरा क्षेत्र जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरे क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा? बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बढ़ेगा ही। आपसे पूछेगा पहले क्षेत्र में क्या होगा, इसमें क्या होगा? ये घटेगा, पहला क्षेत्र घटेगा, दूसरा और तीसरे इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्लियर? अगला देखो, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था? कौन सी समिति ने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? जल्दी से बताएं इसको। ये समिति थी योजना आयोग के द्वारा। इस समिति का गठन अगर आप देखेंगे 1979, ठीक है, 1979 में किया था। तो इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्राएं निर्धारित की थी। एक तो 2100 कैलोरी डिसाइड किया था, 2100 कैलोरी। दूसरा इसमें 2400 कैलोरी डिसाइड किया था, 2400 कैलोरी डिसाइड किया था। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जो शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2400 कैलोरी कंजम्पशन का ये लक्ष्य रखा गया। तो ये थी कौन सी समिति? वाई के अलग समिति थी। ये वाई के अलग समिति थी, ठीक है। वाई के अलग समिति ने जो है क्या किया था? इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग यहाँ पर कैलोरी इनटेक बताए थे। तो 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। ध्यान रखना,
आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़्यादा है। ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा चुका है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी कैलोरी बताएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो जो है मेहनत मजदूरी कार्यों में अधिक लगे होते हैं, ठीक है, मेहनत वाला कार्य ज़्यादा करते हैं तो उनको कैलोरी इंटेक ज़्यादा चाहिए होती हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, इसको बताएं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। एक वर्ष में ज़्यादातर लोग जब एक तरीके से बेरोजगार रहते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसका एक नाम ही बताना है आपको। सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं फिर से इसको शेयर कर देता हूँ एक बार, आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा एक बार। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करें सारे लोग, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। हाँ जी, इस पर आए तो देखो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी, अनयूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको देखेंगे। बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में सम्मिलित कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से आयाम हैं जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होते हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या शामिल है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या शामिल है। एमपीआई इंडेक्स में कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन से आयाम शामिल होते हैं, इसको बताइए। एमपीआई इंडेक्स के जल्दी से बताइए। एमपीआई इंडेक्स के 3 आयाम कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे इसको। एमपीआई इंडेक्स के कौन कौन से आयाम हैं, तीनों आयाम के नाम बताइए। चलिए इसमें इसका उत्तर ही हो जाएगा हमारे, देखो इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, ठीक। तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 और तीनों सही हो जाएंगे। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में डिस्कस किया था, तीनों आयाम HDI में भी हमें यही देखने को मिले थे, ठीक है, तीनों में हमें यही देखने को मिले थे। तो भारत की रैंकिंग अगर आपसे पूछे जाए एमपीआई इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो इसमें भारत की रैंकिंग 66, ठीक है 66। तो लेटेस्ट वाला अभी यही है हमारे पास में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति को बनाया गया था। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नगरीय क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में पूछ रहा है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में पूछ रहा है। नगरीय क्षेत्रों में जो गरीबों की पहचान करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। नगरीय क्षेत्रों में जल्दी से बताएं इसका उत्तर। नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल परिवार गरीब लोग हैं, उनकी पहचान करने के लिए इनमें से कौन सी समिति बनाई गई थी। तो हाशिम समिति थी, बहुत बढ़िया, अभी तो 20 में पर नहीं पहुंचे आप लोग, ठीक है, ये हाशिम समिति थी, हाशिम समिति। तो भारत में नगरीय क्षेत्रों के लिए बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए योजना आयोग ने ही बनाई थी। तो प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इसका यूपीपीएससी का ही प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत में कौन है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखें सभी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण इनमें से कौन करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण इनमें से कौन करता है, जल्दी से बताएं। देखिए पहले तो योजना आयोग इसको करता था, अब लेकिन नीति आयोग हो गया इसका। अब नीति आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 में हुई थी। क्लियर,
भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस प्रकार किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है किस प्रकार से किया जाता है? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, अभी ये लगातार आया हुआ है 6-7 अलग अलग परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को न जाने कितनी बार पूछा हुआ है अलग अलग। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? देखिए, इसको बताएं। ये सवाल खूब पूछा हुआ है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। इसका उत्तर जल्दी से आप दीजिएगा। नीति आयोग ठीक हुआ है, जल्दी से आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो देखो, जो परिवार के उपभोग और व्यय, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है, इसके आधार पर, हाउस होल्ड कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के आधार पर इसको तय किया जाता है। तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आय को गरीबी रेखा कहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी एक, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया था ₹27, ठीक है, ₹27 प्रतिदिन। और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने बताया था, शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने ₹33, ठीक है, प्रतिदिन उपभोग व्यय पर खर्च करने में असमर्थ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे समझा गया। ठीक है, इतने पैसे अगर गांव में लोग प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं या इससे कम खर्च कर रहे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहर में जो है 33 रुपये से एक दिन में कम खर्च कर रहे हैं तो गरीब हैं। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने ऐसा बताया था। क्लियर हुआ? तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन को लेकर है, उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी ग्राह्यता में निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति की गई थी? इस सवाल को हमने पीछे बताया था, आपको पीछे डिस्कस भी किया था इस सवाल को। इसको बताइए, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें देखो, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी इनटेक कितनी बताई गई थी? एक में तो हमने बताया था 2100, एक में तो हमने बताया था 2100, एक में बताया था 2400। ठीक है, एक में 2100, एक में 2400। शायद ये कौन सा क्वेश्चन था? ये देखिए, ये वाला सवाल था। तो अब आप पहचान कर लोगे इसकी आराम से। ठीक है, तो ये 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए पूछा गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूछा। यहीं अगर शहरी शब्द को रिप्लेस कर दे शहरी शब्द से तो इसका उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर बदल जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है जीवन स्तर के आधार पर, कैलोरी अंतर्ग्रह के आधार पर, परिवार की संख्या के आधार पर, इनकम के आधार पर, या किस प्रकार से किया गया है? इसको बताएं। तो देखो, अभी हमने देखा कैलोरी इनटेक, जो कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय बीमा कृषि योजना, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय बीमा कृषि योजना कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय बीमा कृषि योजना कब लागू की गई थी? इसको देखें तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी से बताएं। ये 1999 में आई थी, ये अक्टूबर 1999 में आई थी। ठीक है, तो एक फसल बीमा योजना थी, फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, तो इससे जो रोग, मतलब एक तरीके से यार कोई रोग या बीमारी फसलों में हो गई तो उससे बीमारी से जो फसल अगर नष्ट हो गई तो उसके कवरेज के लिए किसानों को सहायता देने के लिए ये इसको स्टार्ट किया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय स्कीम के बारे में बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में जो है शुरू किया गया था? अंत्योदय योजना माफ कीजिएगा, अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी वो वर्ष 2000 में आई थी, 25 दिसंबर वर्ष 2000 में आई थी ये। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना थी जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना था, खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। ठीक है, सब्सिडाइज्ड फूड। तो इसमें जो पात्र परिवार होंगे उन पात्र परिवारों को 35 किलोग्राम जो खाद्यान्न था वो बहुत कम कीमत पर उनको दिया जाता था। ठीक है,
जिसमें गेहूं की मात्रा अगर आप देखेंगे, गेहूं को जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम, 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और चावल, चावल जो दिया जाता था इसमें वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता था। क्लियर हुआ? चलो इसमें ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम, जो अंत्योदय योजना है, ये शुरू की गई थी राजस्थान राज्य से। ठीक है, राजस्थान राज्य से इसको शुरू किया गया था। इसको देखें, सवाल नंबर अगला, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हरियाली कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वो 2003 में की गई थी, 27 जनवरी 2003। 27 जनवरी 2003 को हरियाली कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण, कभी कभी मंत्रालयों के नाम भी पूछता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, इसको भी लेकर के आया गया था। इसमें क्या किया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो रोजगार पैदा करना था, गरीबी को दूर करने के लिए सामुदायिक अधिकार संपन्नता आदि जैसे कार्यक्रम यहाँ शुरू किए गए थे। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये किससे संबंधित है? अब इसमें कई सारे, देखो इसमें कई सारी चीज़ें थी, तो इसमें जल संचयन प्रबंधन भी एक इसका वो था उद्देश्य। ठीक है, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से संबंधित है, कई सारी इसमें योजनाएं थी। तो भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन, विशेष रूप से बागानी आदि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि इसमें शामिल था। अगला देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये सवाल तो बहुत आता है भाई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये सवाल न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था? जल्दी से बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था? ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 और 1999, ठीक है, 98 से 99 में इसको शुरू किया गया था। इसमें किसानों को, इसके अंतर्गत किसानों को जो व्यापारिक बैंक हैं, हमारी सहकारी बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनसे जो ऋण है, ऋण लेने की सुविधा दी गई, इसमें लोन लेने की सुविधा इसमें दी गई थी। क्लियर है भाई? अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब से शुरू हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब से शुरू हुआ? सेशन को लाइक कर दें सारे लोग जिन्होंने नहीं किया अभी तक। इसको देखें, चलिए 27, 28, 29 पर आ गए हम। अभी आप 27 का लास्ट उत्तर देखा है हमने। भारत सरकार ने इसको शुरू किया था खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग को पूरा करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसको 2007 में, ठीक है, तो इसको 2007-8 में रबी की फसल से इसको प्रारंभ किया गया था, 2007-8 में। वर्ष 1995 में जो मध्याह्न भोजन स्कीम है ये चलाई गई थी। अब ये किसके लिए चलाई गई थी, कौन से क्षेत्र के लिए चलाई गई थी? मिड डे मील स्कीम बहुत फेमस स्कीम है और इस पर सवाल खूब आते हैं। मिड डे मील स्कीम से सवाल खूब आते हैं। इसको देखें, मिड डे मील स्कीम से संबंधित कथन है, इन पर आपको उत्तर देना है। मिड डे मील स्कीम जो है क्यों लाई गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना अगर आप देखेंगे 15 अगस्त को लाई गई थी, 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में स्कीम लाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, जो प्राथमिक क्षेत्र थे, प्राथमिक शिक्षा में इसको लेकर के आया गया था बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके स्कूल में नामांकन आदि बढ़ें और वो शिक्षा में जुड़े रहें। तो सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो हैं, इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसे और कुछ और में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए भी किया गया था एक तरीके से। तो ये प्राथमिक शिक्षा में जो है एक तरीके से इसको डेवलप किया गया था। अगला देखेंगे, सवाल नंबर, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई थी जिनका पर्यावरणीय प्रभाव काफ़ी कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? अब देखो, एक प्रश्न ऐसे आया आपको, पिछली जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा होगा
कि इको मार्क किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है। इको मार्क, ये बहुत आया है पर्यावरण में प्रश्न, इको मार्क संबंधित है, इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ठीक, उसको आपने देखा होगा इको मार्क किससे संबंधित है, तो ध्यान रहेगा इको मार्क जो पर्यावरणीय, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे उत्पादों से संबंधित है। पर्यावरण को नुकसान, जो कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं उत्पादों से संबंधित है। अब इसमें एलिमिनेट करना है आपको 31 में। देखिए तो 31 में इको मार्क की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल कौन कौन से, देखो साबुन अपमार्जक शामिल है, कागज़ प्लास्टिक शामिल है, सौंदर्य प्रसाधन एरोसोल है, लेकिन इसमें ड्रग्स आदि को शामिल नहीं किया गया था। औषधियाँ और प्रतिजैविकी इसमें शामिल नहीं थी, याद रहेगा। तो उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पहचान के लिए 1991 में इको मार्क की लेबलिंग करनी शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है, सर्व शिक्षा अभियान कौन से आयु वर्ग के लिए? तो ये प्राथमिक शिक्षा में जो है, प्राथमिक शिक्षा के लिए आई थी। और इस योजना को जो शुरू किया गया था, इस पर पूछ सकता है, सन 2000 से 2001 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का उद्देश्य, अगर आप देखेंगे, साल 2010 तक जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना था। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रखा गया सर्व शिक्षा अभियान का। अगला देखो, अब यहाँ पर आपको मैचिंग वाला प्रश्न है, ये मैचिंग करनी है। इसमें देखो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इस प्रकार का, आपको चुनना है इसमें सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया, साक्षर भारत मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब देखो इसमें साक्षरता से दो संबंधित हैं एक जैसे ही, सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा साक्षर भारत मिशन और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इनको मैच करना है आपको। तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में आया था। ठीक, इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, आपको डायरेक्टली वर्ष याद रहेंगे, ऐसे मैचिंग नहीं करते। साक्षर भारत मिशन आया था वर्ष 2009 में, साक्षर भारत मिशन आया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1998 में, ये सॉरी 1988 में आया था, ये 1988 में आया था। क्लियर। चलो अगले पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप जल्दी से विचार करें इस पर। पहला कथन देखिए, यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है, पहला कथन। ठीक, इसके अलावा दूसरा है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना है, स्वच्छ ईंधन। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले जो परिवार की महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क एलपीजी की सुविधा या एलपीजी कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना था। इस योजना की शुरुआत आप याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, 1 मई 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक, तो इसमें पहला तो ये ग्रामीण वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको, अब आप कहेंगे ग्रामीण वाला क्यों गलत कर दिया, ये योजना जो है गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर ग्रामीण शब्द लिखा हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो या शहरी क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में जो दोनों क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ये इसमें एक गलत हो गया, एक सही हो गया। तो इसमें कौन सा है, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला देखो, अब देखो इसमें सबसे पहले इस योजना को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, इसको फर्स्ट जो लॉन्च किया है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश में बलिया जिले से इसको प्रारंभ किया गया था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसको प्रारंभ किया गया था। माफ़ कीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलितों और महिलाओं को कितना बैंक जो है ऋण उपलब्ध करवाती है, इसको देखें। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 5 अप्रैल को की गई थी स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत, और साल था 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया। अब इसमें स्टैंड अप इंडिया का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान रहेगा, आपको बता देता हूँ। तो एक लोन वाली योजना है, इसमें अनुसूचित जाति,
पिछड़े वर्ग और जनजाति और जो महिला उद्यमी होती हैं उसके लिए भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था। और इसमें आधिकारिक तौर पर तो हम अगर आप देखें तो 2016 में ये स्कीम आ चुकी थी। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत दलितों और महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन इसमें शामिल था। 10 लाख से 1 करोड़ का लोन या ऋण इसमें देना शामिल किया गया। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? अगला देखो, समेकित बाल विकास सेवाएं। चलिए इसको देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको अगर आप देखें, ICDSI इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसकी शुरुआत जो बच्चों की ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए इसको शुरू किया गया था। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसको शुरू किया गया था और इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्कीम, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जा रही थी कौन कौन सी थी? तो पूरा पोषण, बच्चे के पोषण पर ध्यान रखा जाएगा, टीकाकरण पे, उसके स्वास्थ्य की जांच सेवाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। और स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी इसमें शामिल है, ये कभी कभी पूछता है। प्री स्कूलिंग भी इसमें शामिल की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आप लोग जल्दी से विचार करना शुरू कर दीजिए। इसमें देखें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना था। क्या? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत, इनकी डेट जितने हम आपको बता रहे हैं, इनकी सारों की डेट याद रखेंगे आप, क्योंकि ये डेट का अलग से ही मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। 2014 में आई थी ये स्कीम, मोदी गवर्नमेंट में शुरू की गई थी ये। तो मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। तो विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमने 3 सेक्टर आपको बताए थे, 3 सेक्टर बताए थे, किस सेक्टर से संबंधित हुई है? विनिर्माण सेक्टर कौन सा है? उद्योग वाला सेक्टर, ठीक है। विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। जो युवा उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे नए अभिनव नए विचारों को जो बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस योजना की शुरुआत में अगर आप देखेंगे FDI में भारत जो है नंबर 1 या शीर्ष स्थान पर पहुंचा था उस समय 2015 में। तो ये किससे संबंधित हुई? तो इसमें दोनों ही ठीक हो जाएंगे। इसमें एक तो ये 2014 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना था। तो इसमें दोनों ही ठीक हो जाएंगे, दोनों कथन सही हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? एक लिस्ट, चलिए इसको देखें जल्दी से। इसको देखें, नेक्स्ट सवाल देखें। हाँ जी, कौन सा स्कीम था ये? इस स्कीम को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो मनरेगा कार्यक्रम है। बिल्कुल सही बताया, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा कार्यक्रम। तो इसको 2005 का जो एक अधिनियम बनाया गया था उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसको 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका अनंतपुर जिला जो है, अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा जो है रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के तहत जो चयनित जिले थे उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को चुना गया था और कम से कम 100 दिन का 100 डेज का अकुशल 100 डेज का इसमें क्या चुना गया था, ठीक है, 100 डे का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी इसमें दी गई है। और इसको अगर देखो पूरे देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल से इसको, 1 अप्रैल 2008 से ये संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया, ठीक। और इसमें एक डेट और याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय, इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इसको बताएं।
सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर अगला, और ये यूपी जीके के क्वेश्चंस में हमने लिया है, ठीक है। यूपी जीके के क्वेश्चंस में है, और यूपी जीके के क्वेश्चंस भी आपको परीक्षा में काफ़ी पूछता है। यूपी जीके के प्रश्न भी आपको काफ़ी पूछ लेता है। इसको बताइए, यूपी के जीके के प्रश्न भी काफ़ी आते हैं परीक्षा में। तो 25 कौन सा, सॉरी 39 नंबर का ए कर रहे हैं 7.33%, ठीक है, 7.33%, 7.33%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये 7.33%। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनपद, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं, जिसमें बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, और बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, इसको बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह है सोनभद्र। सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। इसमें एक तो बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये बाउंड्री इसमें टच होती हैं। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखो, जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे हिमालय से जो भी अवसाद आते हैं, बड़े बड़े मोटे बड़े अवसाद, ठीक, वो अवसाद उसकी जो हैं, जो हिमालय है या हिमालय पर्वत के गिरिपद में ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंकड़ और पत्थर आदि जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर पानी जो है, ये नदियाँ इसके नीचे से बहती हैं। तो ये कंकरीली और पथरीली क्षेत्र को इसको कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य बताइए, इसमें से क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण, देखो इसका पहले तो डेट याद रख लेंगे, इसको 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर को वर्ष 2000 में आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके अंतर्गत एक तो जो गाँवों की, जो गांव आपने देखे हैं ना, जो मेन रोड से, ये मान लो एक हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे है, तो गांवों से मतलब हाईवे से जो गांवों के अंदर जो सड़कें जाती हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। पहला तो ये ठीक है, और पक्की सड़क बनाना, इसमें दोनों उद्देश्य शामिल हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है वो दिन कितने हैं? अभी अभी हमने इसकी बात भी की थी आपसे, तो बताइए कितने दिन की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है? कितने दिन की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है? 40 अच्छा 40 पर ही हैं अभी, जल्दी से आगे आइए। जल्दी से आगे आइए, इस प्रश्न को करिए। देखिए, अभी हमने बताया था 100 डेज़ का इसमें जो है प्रॉमिस किया जाता है, 100 डेज़ का इसमें प्रॉमिस किया जाता है। चलिए आज का अंतिम सवाल करेंगे ये, ठीक है, आज इतने ही प्रश्न रहने देंगे हम, इसमें हमारा ये अंतिम सवाल होगा। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना कैसे संबंधित है? 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको बताएं। तो सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए आज का, इसमें क्या कह रहा है? 25 सितंबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित थी, ठीक है। दीनदयाल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया था।
तो गरीबी को कम करना कुछ उसके माध्यम से इसका एक लक्ष्य रखा गया था। तो ये हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस हो गए सारे। आज के सेशंस के ये हमारे आज 45 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम इवनिंग वाले सेक्शन में मिलेंगे आपसे 9 PM पर, ठीक है। 9 PM पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला सेशन 9 PM पर होगा आपका रात को। चलो, तो ये सेशन में क्वेश्चंस क्लियर हुए? क्वेश्चंस क्लियर हैं सारे के सारे सभी को? एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में आइए सभी। तो अगले सेशन में जुड़िएगा 9 PM पर, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 10। जीएस के क्वेश्चंस हैं 30 अंक के लिए। जो 30 मार्क्स का जीएस का जनरल पेपर है उसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारा 10वां टेस्ट था। इसके अलावा इवनिंग में हम इसका 11वां टेस्ट करेंगे। संदीप जी, ठीक है। हीरा जी, ठीक है। और बताएं बाकी? आरतू जी, ओके। तो इवनिंग वाले क्लास में, इवनिंग वाले सेशन में सभी लोग जुड़िएगा, वहाँ पर और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी इवनिंग में ही मिलेंगे अब आपसे। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। थैंक यू सो मच।